जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस चैनल एग्जाम सक्सेस एकेडमी का। आज हम अपनी इस कक्षा में राज्यपाल के अंतिम पड़ाव पर है। इसमें सब्जेक्टिव मैटर जितना दिया जा सकता था वो आज कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अपन एक और वीडियो लेकर आएंगे राज्यपाल से संबंधित प्रश्नोत्तरी। उस प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आप अपना और इस कंटेंट का दोनों का आकलन कर पाएंगे और आपको ये जानकर बिल्कुल भी ताज्जुब नहीं होगा कि आपके द्वारा आप कहीं से भी 2010-12 से लेके 25 तक आप जितने भी एग्जाम हुए हैं उनके क्वेश्चन आंसर का एनालिसिस भी कर सकते हैं। आप पाएंगे कि आपने बेहतरीन कंटेंट प्राप्त किया है। हमने उस हिसाब से स्टडी को करने का प्रयास किया है कि आपको मैक्सिमम क्वालिटी वाला कंटेंट दे सके। आज हम राज्यपाल से संबंधित शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियां, विधायी शक्तियां और आज हम राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां और वित्तीय शक्तियां पढ़ें, सब विवेकीय शक्तियां पढ़ें। यानी कि राज्यपाल संबंधी शक्तियां, राज्यपाल के सभी अनुच्छेद, राज्यपाल से संबंधित अन्य जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो लगभग हम संकलित कर चुके हैं। कल के वीडियो के जो 3 महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ के गया था और आज के वीडियो के लिए आपके जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो भी मैं आपको देके जाऊंगा। आप उनका आंसर कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास करें। कल के वीडियो के जो क्वेश्चन है उनके आंसर क्या है। 3 महत्वपूर्ण प्रश्न थे कि राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं, यानी राजस्थान के राज्यपाल जो राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उनका नाम है रघुकुल तिलक। आपको याद रखना है इसको कि जब आप आरपीएससी में सेलेक्ट हो जाते हो तो तिलक लग जाता है और तिलक लगने के लिए ही तो प्रयास किए जाते हैं। तो तिलक लग जाएगा आरपीएससी के सदस्य, यानी आरपीएससी के सदस्य भी रह चुके हैं और राज्यपाल भी रह चुके हैं राजस्थान के, ऐसे व्यक्ति है रघुकुल तिलक। उसके बाद दूसरा प्रश्न है कि कौन से व्यक्ति हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो ये व्यक्ति है ओपी मेहरा। आरपीएससी के सदस्य रह चुके हैं रघुकुल तिलक, HAL के अध्यक्ष रह चुके हैं ओपी मेहरा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन था ऐसे व्यक्ति जो राजस्थान के राज्यपाल भी रहे और लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो वो है बलीराम भगत। ऐसे व्यक्ति है बलीराम भगत। तो ये 3 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो आरपीएससी वर्तमान के कुछ एग्जाम्स के अंदर इस प्रकार के प्रश्न पूछ रही है। इससे संबंधित 3-4 प्रश्न मैं आज आपके लिए फिर से देके जा रहा हूं और वो क्वेश्चन है राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, राजस्थान के सर्वाधिक कार्यकाल और न्यूनतम कार्यकाल वाले राज्यपाल कौन से थे। तीसरा प्रश्न, प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल राजस्थान के कौन थे। और चौथा, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल जिन्होंने पद से त्याग पत्र दिया उनका नाम बताइए। अब आप कहोगे सर आपने वो प्रश्न तो लिखवाया ही नहीं कि राज्यपाल प्रथम राजस्थान की राज्यपाल कौन थी या महिला राज्यपाल कौन सी थी। तो ऐसे प्रश्न जो है ये लगभग आपको आ रहे हैं और इन प्रश्नों को अपन उसमें संकलित करेंगे जो प्रश्नोत्तरी होगी। इसके बाद यहाँ पर राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो इस प्रकार के जो पूछे जा रहे हैं लेटेस्ट, वो ये है। अब अपन अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, राज्यपाल की शक्तियां। दोस्तों, राज्यपाल की शक्तियों में आज हम पढ़ेंगे राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां, उसके बाद पढ़ेंगे न्यायिक शक्तियां और उसके बाद संविवेकीय शक्तियां। सबसे पहले अगर मैं बात करूं राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों के बारे में, तो राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां कौन कौन से आर्टिकल में है, 198, 202, 203, 243 आई और 243 वाई, इसके अलावा 267 के अंदर। अब आप कहोगे कि सर आप हर चीज में सबसे पहले आर्टिकल से शुरुआत कर रहे हो, इतने आर्टिकल याद कैसे होंगे। बिल्कुल याद हो जाएंगे। आर्टिकल याद रखना कोई बड़ी बात नहीं है। आप अभी वर्तमान पैटर्न पे जितने भी एग्जाम हुए हैं पिछले 2-3 साल में उनको उठाकर देखना, 2 पैटर्न आपको साफ साफ दिखेंगे।
पहला पैटर्न क्या है कि एक तरफ आर्टिकल और उसके सब आर्टिकल भी देता है और उसके सामने मिलान करने वाला या संगत या असंगत का प्रश्न आता है। दूसरा प्रश्न जो बनाता है वो ज्यादातर सीधी लाइन देता है और उसमें से पूछा जाता है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य। अभी मैं आपको बताऊंगा कि वहां पर प्रश्न किस प्रकार से वो गलत करवाता है और आर्टिकल क्यों इंपॉर्टेंट है याद करना साथ में। और आर्टिकल याद आपको करने की जरूरत नहीं है, अपने आप हो जाएंगे अगर आप उसको जोड़ के याद रखोगे। जैसे हमने डिवाइड कर दिए राज्यपाल के आर्टिकल को, अगर आप कंटिन्यू याद करने की कोशिश करोगे 53, 54, 55, 62, 63, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। आप उनको इस प्रकार से याद रखो कि कौन सा किस भाग के अंदर है। जैसे राज्यपाल की विधायी शक्तियों में कौन से आर्टिकल थे उनको एक साथ पढ़ लिया, कार्यपालिका शक्तियों के आर्टिकल अलग याद कर लिए, उसके बाद वित्तीय शक्तियों के। तो इस प्रकार से आपको ये भी याद रहेगा कि उसमें प्रावधान क्या था और आर्टिकल क्या कहता है और कौन से नंबर का आर्टिकल है। अब अगर मैं बात करूं सबसे पहले आर्टिकल 198 की, यानी अनुच्छेद 198। अनुच्छेद 198 जो है ये धन विधेयक के संबंध में है। राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही धन विधेयक विधानसभा में रखा जाता है। अब आप ध्यान रहे कि इस प्रश्न को गलत कैसे करवाएगा, सत्य और असत्य में प्रश्न आएगा कि धन विधेयक राज्यपाल के द्वारा विधानमंडल में रखवाया जाता है। बोलो क्वेश्चन सही है या गलत है? तो ये कथन गलत है, विधानमंडल में नहीं दोस्तों, विधानसभा में रखवाता है। हो गया ना गलत? तो इसी प्रकार से तो गलती करवाई जाती है कि आपको आर्टिकल के अंदर की बात विस्तार से नहीं पता, आप सीधा सिर्फ ये पढ़ोगे कि हाँ राज्यपाल की तो बात है, लेकिन विधानमंडल लिख दिया उसने। कहाँ रखवाता है? विधानसभा में। कौन रखवाता है? राज्यपाल। कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? तो 198, 198 के अंदर। धन विधेयक क्या होता है? इस धन विधेयक के अंदर जितनी भी सरकार के एक्सपेंसेस है, लोन है, इन सभी का ब्यौरा होता है। इसको धन विधेयक कहा जाता है कि कितने सरकार ऋण उठा रही है, कितने सरकार के खर्चे हैं, उन सभी को धन विधेयक के श्रेणी में रखा जाता है। ध्यान रखना दोस्तों कि राज्यपाल हो, मुख्यमंत्री हो, विधायक हो, मंत्री हो, इनकी जो धन विधेयक के अंदर इन सभी की सैलरीज वगैरह ये भी इनमें काउंट होती है। और इस संबंध में धन विधेयक को केवल विधानसभा में ही रखा जा सकता है, विधान परिषद में नहीं रखा जाता। उसका कारण भी है कि विधानसभा जो है उसमें धन विधेयक के संबंध में ज्यादा शक्तियां प्रोवाइड की गई। धन विधेयक को विधानसभा में रखेंगे, विधान परिषद में धन विधेयक को भेजा जरूर जाता है, लेकिन विधान परिषद अधिकतम 14 दिनों तक धन विधेयक को रोक सकती है। 14 दिनों में अगर विधान परिषद उसको पारित नहीं करती है तो वह स्वतः ही पारित मान लिया जाता है। यानी विधान परिषद की शक्तियां इस संबंध में बहुत कम है। दूसरी बात, विधान परिषद में डायरेक्ट धन विधेयक नहीं रखा जाता। धन विधेयक को विधान परिषद नामंजूर नहीं कर सकती, उसमें संशोधन के लिए बाध्य नहीं कर सकती। धन विधेयक केवल 14 दिनों तक के लिए रोक के रख सकती है। अच्छा, राज्यपाल जो है उसकी क्या शक्ति है? तो राज्यपाल की पूर्वानुमति से ही धन विधेयक रखा जाता है। प्रश्न कैसे पूछा जाएगा? प्रश्न पूछा जाएगा धन विधेयक के संबंध में राज्यपाल की कौन कौन सी शक्तियां हैं। राज्यपाल मंजूर कर सकता है, राज्यपाल पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, राज्यपाल उसको राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है, राज्यपाल उस विधेयक को अस्वीकृत कर सकता है। तो ध्यान रहे दोस्तों, राज्यपाल की पूर्वानुमति से ही धन विधेयक रखा जाता है। इस वजह से राज्यपाल धन विधेयक को अस्वीकृत नहीं कर सकता या संरक्षित रखा नहीं जाता। राज्यपाल को उस धन विधेयक को पारित करने के लिए बाध्य माना जाएगा। अब आप कहोगे सर कल अपन ने जब शक्तियां पढ़ी थी उसमें हमने ये भी देखा था कि राज्यपाल धन विधेयक को कुछ परिस्थितियों में राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखता है। वो कौन सी परिस्थितियां हैं? तो वो परिस्थिति है दोस्तों कि जब धन विधेयक आपात या वित्तीय आपात की स्थिति में धन विधेयक पारित करवाया जाए, उस कंडीशन में राज्यपाल को लगे कि भाई वित्तीय आपात है और इस समय इसको पारित नहीं किया जा सकता है, तो अपने स्वविवेक से राज्यपाल उसको राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है। अब आगे अपन बात करें धन विधेयक के बाद में, तो दूसरी बात है धन विधेयक और वित्त विधेयक। एक होता है वित्त विधेयक। ध्यान रहे दोस्तों, एक कथन पूछा जाता है कि प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, लेकिन प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता। इसको आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं कि ये धन विधेयक है और ये वित्त विधेयक है। यानी वित्त विधेयक का पार्ट माना जा सकता है धन विधेयक।
सारे के सारे धन विधेयक क्या होंगे? वित्त विधेयक। लेकिन सारे के सारे वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। वित्त विधेयक विधान परिषद में भी रखा जा सकता है और विधानसभा में भी रखा जा सकता है, लेकिन धन विधेयक केवल विधानसभा में ही रखा जा सकता है। आगे अपन बात करें आर्टिकल 202 की, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको हम बजट कहते हैं। वार्षिक बजट, वार्षिक बजट कौन रखवाता है? तो राज्यपाल की पूर्वानुमति के साथ में ही या राज्यपाल की अनुमति से विधानमंडल के समक्ष राज्यपाल रखवाता है। किसके माध्यम से रखवाता है? तो ध्यान रहे, वित्त मंत्री के माध्यम से रखवाता है। कई बार ये प्रश्न आता है और कहा जाएगा कि राज्यपाल मुख्यमंत्री के माध्यम से धन विधेयक को विधानमंडल में रखवाता है। प्रश्न गलत हो जाएगा, वित्त मंत्री के माध्यम से रखवाया जाता है। दूसरा, राज्यपाल वित्त मंत्री के माध्यम से धन विधेयक को विधानसभा में रखवाता है। दोस्तों गलत हो जाएगा, विधानमंडल में रखवाता है, यानी विधानसभा या विधान परिषद किसी भी सदन में रखवाया जा सकता। तो यहाँ पर विधानमंडल है और यहाँ पर विधानसभा है, तो ये ध्यान रखना। प्रश्न यहीं से गलत करवाए जाते हैं, इसलिए इन लाइनों को विशेष तौर से ध्यान रखना। आगे अगर अपन बात करें वार्षिक वित्तीय विवरण की, तो ये वार्षिक वित्तीय विवरण या बजट क्या होता है? बजट के अंदर पूरे साल का अनुमानित व्यय जो होता है वो सरकार के द्वारा बताया जाता है कि विभिन्न योजनाओं या विभिन्न भर्तियों या विभिन्न प्रकार के जो नए उपक्रम या संस्थान खोले जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, उनमें कितना खर्चा आएगा, उसका अनुमानित व्यय जो होता है वो पेश किया जाता है। ये वार्षिक विवरण या बजट जो है ये वही है जिसकी आस में हजारों करोड़ों हजारों लाखों युवा जो है वो उसका इंतजार करते हैं कि कौन सी भर्ती सरकार इस बार बजट के अंदर घोषणा करे। किसान इसके लिए वेट करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं कि सरकार इस बार किसानों के लिए क्या प्रावधान लेके आएगी, किसानों के लिए कौन सी योजनाएं लेके आएगी। तो ये होता है अपना वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट। कौन से आर्टिकल में है? तो अनुच्छेद 202 के अंदर बजट का प्रावधान है। कौन रखवाता है? तो राज्यपाल। कहाँ रखवाता है? विधानमंडल के समक्ष। किसकी अनुमति के साथ में रखवाता है? तो वित्त मंत्री की अनुमति के साथ में रखवाता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों आर्टिकल 203 की, इसमें है अनुदान, ग्रांट। जो ग्रांट होती है उसकी मांग, ग्रांट की मांग राज्यपाल की स्वीकृति, सहमति या पूर्वानुमति से रखी जाती है या की जाती है। कई बार सरकार ग्रांट की मांग करती है, अनुदान की मांग करती है। अनुदान जो होता है वो गैर वापसी राशि होती है, यानी अनुदान को वापस करने की आवश्यकता नहीं होती। अनुदान जो होता है ये एक प्रकार का लोन नहीं है, लोन अलग चीज होती है। लोन को लौटाना पड़ता है, ऋण को वापस करना पड़ता है, लेकिन अनुदान वापस नहीं करना पड़ता। तो अनुदान की मांग की जाती है और उस मांग के लिए राज्यपाल की अनुमति या राज्यपाल की सहमति आवश्यक है। तो तीसरी बात ये हो गई, आर्टिकल 203 में अनुदान की मांग की जाती है। देखो 3 आर्टिकल अभी तक पढ़े। 198 के अंदर क्या है? तो 198 के अंदर धन विधेयक का प्रावधान है, राज्यपाल की पूर्वानुमति से विधानसभा के अंदर रखवाया जाता है। दूसरी बात अपन ने पढ़ा था आर्टिकल 202 में बजट का प्रावधान है, राज्यपाल विधानमंडल के समक्ष रखवाता है वित्त मंत्री के माध्यम से। तीसरी बात अपन ने पढ़ी आर्टिकल 203 की, अनुदान की मांग करता है तो राज्यपाल की पूर्वानुमति आवश्यक है या राज्यपाल की सहमति आवश्यक है। देखो अनुदान के अंदर यहाँ पे ये जो दिख रहा है वो 3 दिख रहा है, पीछे भी क्या है? 3 है। तो अनुदान कौन से आर्टिकल में है? 203 के अंदर। इसके बाद अगर अपन बात करें आर्टिकल 243I और 243Y, जब हमने राज्यपाल से संबंधित नियुक्तियां पढ़ी थी तब मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 243I और आर्टिकल 243Y के तहत राज्यपाल वित्त आयोग का गठन करता है और इस वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। 243I के तहत पंचायती राज के संबंध में और 243Y के तहत नगर पालिकाओं के संबंध में वित्त आयोग का गठन करवाया जाता है। इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। इसकी भी बात आपको ध्यान रखना है। और इसकी जो रिपोर्ट है वित्त आयोग की, इस वित्त आयोग की रिपोर्ट विधानमंडल में रखवाता है राज्यपाल। आगे अपन बात करें तो आर्टिकल 267, आर्टिकल 267
राज्य की आकस्मिक निधि जो होती है, उस आकस्मिक निधि पर राज्यपाल का अधिकार होता है। कई बार ये प्रश्न आता है और उसमें लाइन लिखी जाती है, राज्य की आकस्मिक निधि पर मुख्यमंत्री का अधिकार होता है। ध्यान रखना दोस्तों, कथन गलत है। राज्यपाल के द्वारा आकस्मिक निधि पर नियंत्रण रखा जाता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं अगले आर्टिकल की, तो राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां। राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां कौन कौन सी है? हालांकि न्यायिक शक्तियों के अंदर ये जो चीजें लिखवा रखी है, ये सब हम पहले वाली क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। जब हमने नियुक्तियां पढ़ी थी उसमें आ गए थे, कुछ आर्टिकल राज्यपाल की शक्तियों के अंदर आ गए थे पीछे वाली में भी, तो उन्हीं को वापस रिपीट करवाया जा रहा है। इसलिए मैं सीधा आर्टिकल और उसमें क्या प्रावधान है वो सीधा बोल के बता देता हूँ। राज्यपाल की न्यायिक शक्तियों में सबसे पहली न्यायिक शक्ति है आर्टिकल 161 यानी अनुच्छेद 161 के तहत। ये अपन ने जब वो ट्रिक पढ़ी थी, राका निकायों से सख्त तो समा नहीं कर्तव्यों का विस्तार करो, तो उसमें ये जो समा है ये कौन सा आर्टिकल है? 161वें अनुच्छेद के अंदर आती है। अनुच्छेद 161 क्या कहता है कि राज्यपाल के पास समा करने की शक्ति है। दोस्तों ध्यान रहे, ये हमने पहले भी पढ़ा है कि राज्यपाल की समाधान की शक्ति राष्ट्रपति की तुलना में काफी कम होती है। राज्यपाल के पास 5 प्रकार की समाधान की शक्तियां होती है, जिसमें है समा, लघुकरण, निलंबन, परिहार और विराम। ये 5 प्रकार की शक्तियां क्या होती है, इसका भी हमने पिछले वीडियो के अंदर अच्छे से डिस्कशन कर लिया है। तो राज्यपाल के पास में ये शक्तियां होती है, लेकिन राष्ट्रपति के पास एक्स्ट्रा कौन सी पावर होती है? तो राष्ट्रपति मृत्युदंड को माफ कर सकता है, लेकिन राज्यपाल नहीं कर सकता। राष्ट्रपति सैन्य कोर्ट या कोर्ट मार्शल वाले जो मामले होते हैं उसमें भी राष्ट्रपति के पास में पावर होती है। इसके अलावा राष्ट्रपति के पास परामर्शकारी शक्तियां भी होती है, जो राज्यपाल से अधिक होती है। इसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो आर्टिकल 161 में समाधान की शक्तियां 5 प्रकार की समा है। समा, लघुकरण, निलंबन, परिहार और विराम, ये 5 प्रकार की समाधान की शक्तियां। इसके बाद आर्टिकल 217, आपको याद होगा जब मैंने इंडियन पॉलिटी करवाई थी तो उसके अंदर मैंने बताया था कि 217 के तहत कोलेजियम प्रणाली के द्वारा हाईकोर्ट के अंदर मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, और कौन करता है? राष्ट्रपति। अब आप कहोगे सर जब नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तो राज्यपाल की शक्तियों में या राज्यपाल की न्यायिक शक्तियों में इसका अध्ययन हम क्यों कर रहे हैं? ध्यान रखना दोस्तों, राष्ट्रपति नियुक्ति जरूर करता है, लेकिन राष्ट्रपति राज्यपाल से सलाह जरूर लेता है इस मामले में। अब आप कहोगे इतने राज्य हैं, तो प्रत्येक राज्य में जो राज्यपाल होगा उस राज्यपाल से, संबंधित राज्य के राज्यपाल से राष्ट्रपति सलाह लेकर उसमें हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। तो ये बात होगी। आर्टिकल 217 के तहत हाईकोर्ट के जो जजेज होते हैं, न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश, उनकी नियुक्ति के संबंध में सलाह ली जाती है उस राज्य के राज्यपाल से। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है आर्टिकल 219। आर्टिकल 219 क्या कहता है? आर्टिकल 219 कहता है कि ये जो हाईकोर्ट के न्यायाधीश और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, इनको शपथ कौन दिलाता है? अगर मैं प्रश्न पूछूं राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, तो राज्यपाल को शपथ दिलाता है हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। वहीं पर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो दोस्तों ध्यान रखना, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राज्यपाल दिलाता है। तो राज्यपाल की यह शक्ति हो गई कि वो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाता है। तो ये कौन सा आर्टिकल में है? 219 के अंदर। उसके बाद आर्टिकल 233 क्या कहता है? आर्टिकल 233 ये कहता है कि जो जिला न्यायालय है, उन जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। गलत कैसे करवाया जाएगा? प्रश्न गलत करवाने के लिए सीधा बोला जाएगा हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, गलत हो जाएगा। हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल की सलाह से होती है, ये सत्य कथन है। कौन करता है? तो राष्ट्रपति ही करता है, लेकिन जिला न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। ये बात विशेष तौर से ध्यान रखना। उसके बाद जो राज्य के न्यायिक अधिकारी है, उन न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। कौन से आर्टिकल के तहत? 234 नियुक्ति के अंदर ये भी अपन ने पढ़ा था। इसके बाद आर्टिकल 165 के तहत महाधिवक्ता की नियुक्ति भी राज्यपाल ही करता है, और ये भी राज्यपाल की न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत लिखा जा सकता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं
राज्यपाल की स्वविवेकी शक्तियां। स्वविवेकी शक्तियों का मतलब होता है ऐसी शक्तियां जो राज्यपाल को अपने विवेक से सलाह या अपने विवेक से निर्णय लेने के लिए अधिकार देती है, शक्ति प्रदान करती है। क्योंकि हमने आर्टिकल 163 एक के अंदर ये पढ़ा था कि राज्यपाल मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है, या राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद मुख्यमंत्री के नेतृत्व में होती है। लेकिन आर्टिकल 163(2) में वापस ये लिखा है कि कुछ मामलों में राज्यपाल मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है, कुछ ही परिस्थितियां ऐसी होती है। अब वो कुछ परिस्थितियां कौन सी है उसकी अपन चर्चा अभी करेंगे। आर्टिकल 163(2) एक में लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद राज्यपाल को सलाह देने के लिए होंगे। 2 में लिखा है कि इस मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए राज्यपाल बाध्य नहीं है, लेकिन केवल कुछ मामलों में, ज्यादातर मामलों में राज्यपाल बाध्य होता है। क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि राज्यपाल अपनी जो शक्तियां हैं उसका प्रयोग अपने अधीनस्थों के माध्यम से करता है, और अधीनस्थ का मतलब है मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद। तो यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बात यह है कि कुछ मामलों में राज्यपाल बाध्य नहीं है। अब आपको ये पूछ लिया जाए अगर कि राज्यपाल कुछ मामलों में बाध्य नहीं है, तो हम कहेंगे ये कथन सत्य है या असत्य है। ध्यान रखना दोस्तों, सत्य कथन है। कुछ मामलों में राज्यपाल के पास स्वविवेक की शक्तियां होती है, इसलिए आर्टिकल जरूरी है। तो आर्टिकल कौन सा है? 163(2). इसमें लिखा है कि राज्यपाल कुछ मामलों में बाध्य नहीं है। अब कौन से मामले हैं उसकी बात करते हैं। उससे पहले मैंने कल की वीडियो में भी बताया था कि राज्यपाल के पास में 2 प्रकार की स्वविवेकीय शक्तियां होती हैं। अब ये स्वविवेकीय शक्तियां कौन सी है उसका ध्यान रखो दोस्तों। 2 प्रकार की है। पहली है संवैधानिक स्वविवेकीय शक्ति। संवैधानिक स्वविवेकीय शक्ति का मतलब क्या है? संवैधानिक स्वविवेकीय शक्ति का मतलब है ऐसी शक्तियां जो संविधान के अंदर लिखी हुई है कि राज्यपाल इन मामलों में स्वविवेक से निर्णय लेगा। और दूसरी है परिस्थिति जन्य स्वविवेकीय शक्तियां। इसका सीधे तौर पर संविधान में उल्लेख नहीं है, लेकिन राज्यपाल के पास में ये शक्तियां स्वविवेकीय शक्तियों के रूप में परिस्थिति जन्य, यानी उस परिस्थिति के अंदर राज्यपाल अपने विवेक से फैसला ले सकता है, इसका अधिकार राज्यपाल को देता है, इसकी शक्ति राज्यपाल को देता है। अब मैं अगर बात करूं राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्तियों की, तो स्वविवेकीय शक्तियों में सबसे पहली स्वविवेकीय शक्ति है आर्टिकल 200 के अंतर्गत। आर्टिकल 200 भी हमने ये सारे आर्टिकल पिछले वीडियो के अंदर अपन पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख दिए सिर्फ आर्टिकल। आपको नोट्स बनाने हैं तो आप साथ साथ नोट्स बना सकते हैं। जो चीजें मैं बोल रहा हूँ, जिस प्रकार कोचिंग के अंदर लिखवाता हूँ, उसी प्रकार से आप यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वीडियो को पॉज करके। तो यहाँ पर आर्टिकल 200 की बात करूं तो आर्टिकल 200 में राज्यपाल की वीटो पावर का उल्लेख है। कोई भी विधेयक जब राज्यपाल के पास आता है तो राज्यपाल के पास में 4 प्रकार की शक्तियां होती है। सबसे पहली शक्ति है कि जब भी राज्यपाल के पास में कोई विधेयक आता है तो उस विधेयक को राज्यपाल मंजूर कर सकता है, स्वीकृत कर सकता है। दूसरा, उस विधेयक को अस्वीकृत कर सकता है। अब आप कहोगे कि सर आपने अभी तो बोला कि राज्यपाल मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है, तो राज्यपाल उसको अस्वीकृत कैसे करेगा? ध्यान रहे दोस्तों, विधेयक 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सरकारी विधेयक और दूसरे गैर सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक वो होते हैं जो मंत्रियों के द्वारा लाए जाते हैं, और गैर सरकारी विधेयक सांसद, अन्य जो सांसद है, अन्य जो विधायक है उनके द्वारा लाए जाते हैं। तो गैर सरकारी विधेयकों को राज्यपाल नामंजूर कर सकता है, अस्वीकृत कर सकता है, और इसे ही राज्यपाल का अत्यंतिक वीटो कहा जाता है। इसका भी अपने पिछले वीडियो में जिक्र कर लिया है। तो दूसरी शक्ति ये हो गई। तीसरी शक्ति ये होती है कि राज्यपाल उसको पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकता है। ये भी आर्टिकल 200 का अंतर्गत आती है कि राज्यपाल उसको पुनर्विचार के लिए लौटाता है। उसके बाद अगर मान लो राज्यपाल ने विधानमंडल को वापस लौटाया कि भाई फलाने फलाने जो चीजें हैं उनको एक बार आप वापस देख लो, इसमें कुछ संशोधन किया जा सकता है क्या? उसके बाद विधानमंडल उसमें कुछ संशोधन करे या ना करे, यानी संशोधन सहित और संशोधन रहित अगर वापस भेजे, तो राज्यपाल उस पर सिग्नेचर करने के लिए, हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। यानी कि पुनर्विचार के लिए भेजने के बाद में राज्यपाल बाध्य होता है इसके लिए। तीसरी शक्ति होती है राज्यपाल की निलंबनकारी शक्ति। निलंबनकारी शक्ति जो है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि राज्यपाल
पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकता है। इसी को राज्यपाल का निलंबनकारी शक्ति कहा जाता है। इसके बाद चौथी जो पावर होती है वो है राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखना, यानी उस विधेयक को वो नामंजूर भी नहीं कर रहा है, मंजूर भी नहीं कर रहा है। सीधी सी बात है, किसी को घर पे जाके अपन बोलते हैं कि भाई ये काम करना है और वो बोले मेरे को नहीं पता, दादाजी से पूछ के बताऊंगा, पिताजी से पूछ के बताऊंगा, तो राज्यपाल भी यही बात बोलता है कि पापा जी ने पूछ के बताऊंगा। तो राज्यपाल इसको किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है, ये प्रावधान भी आर्टिकल 200 के अंदर आता है। अच्छा, आर्टिकल 201 में क्या लिखा है? तो आर्टिकल 201 ये कहता है कि अगर राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखता है और राष्ट्रपति को लगे कि इसमें पुनर्विचार किया जाना चाहिए, तो राष्ट्रपति विधानमंडल के समक्ष वापस रखवाने के लिए राज्यपाल को निर्देशित करता है। और उस कंडीशन में ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है दोस्तों कि अगर राष्ट्रपति वापस रखवाता है तो किसके माध्यम से राज्यपाल को निर्देशित करता है कि विधानमंडल को इस विधेयक को वापस लौटाया जाए पुनर्विचार हेतु। अब अभी अपन ने पहले पढ़ा था कि विधानमंडल उसमें विचार विमर्श कर सकती है, संशोधन कर सकती है और नहीं भी कर सकती है। अगर राज्यपाल के पास में वापस गया था, उस कंडीशन में हमने ये कहा था कि राज्यपाल सिग्नेचर करने के लिए बाध्य है। क्या राष्ट्रपति जब वापस भेजता है तो उसमें विधानमंडल संशोधन करने के लिए बाध्य है या नहीं है? पहला क्वेश्चन तो ये बनता है, राष्ट्रपति राज्यपाल के माध्यम से पुनर्विचार हेतु विधानमंडल में वापस रखवाए, उस कंडीशन में विधानमंडल उसमें संशोधन करने के लिए बाध्य है अथवा नहीं? तो दोस्तों ध्यान रखना, विधानमंडल उसमें संशोधन कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। दूसरी बात, अब विधानमंडल वापस उसको राष्ट्रपति के पास में भेजती है, तो उस कंडीशन में जब वो राज्यपाल के पास भेजा था, पहले राज्यपाल ने पुनर्विचार के लिए भेजा, उस कंडीशन में राज्यपाल सिग्नेचर करने के लिए बाध्य था। अब वापस वो किसके पास भेज रहे हैं? राष्ट्रपति के पास में। तो क्या राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है या नहीं? तो ध्यान रहे दोस्तों, यहाँ पर राष्ट्रपति की पावर ज्यादा है और राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य नहीं। यानी कि अगर विधानमंडल राज्यपाल के पास वापस भेजती है तो राज्यपाल को सिग्नेचर करना पड़ेगा, लेकिन राष्ट्रपति इसके लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति उसको साइड में रख सकता है। राष्ट्रपति के पास जे बी वीटो का भी पावर होता है, राज्यपाल के पास में जे बी वीटो नहीं होता है, केवल निलंबनकारी और अत्यंतिक वीटो होते हैं। इसके बाद अगर अपन अगले आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन, राज्य आपातकाल, इसके बारे में हमने विस्तार से पढ़ा था कि राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। उस समय मुख्यमंत्री कौन थे, राज्यपाल कौन थे, उस और कारण क्या था, इसकी भी चर्चा अपन ने कर ली। तो आर्टिकल 356 क्या कहता है? राष्ट्रपति के लिए राज्यपाल सिफारिश कर सकता है राष्ट्रपति शासन के लिए। तो ये बात होगी। उसके बाद आर्टिकल 167 कहता है कि राज्यपाल को सलाह देना मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। 167(1) में हमने पढ़ा था कि मुख्यमंत्री विधायी और प्रशासनिक कार्यों की सूचना राज्यपाल को देगा, यानी बिना मांगने की आवश्यकता नहीं है। 167(2) में हमने पढ़ा था कि राज्यपाल सूचना मांग सकता है। अगर मुख्यमंत्री सूचना नहीं प्रदान कर रहा है या किसी मामले में राज्यपाल को सूचना चाहिए तो राज्यपाल मुख्यमंत्री से सूचना मांग सकता है। तो यहाँ पर आर्टिकल 167(2) के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री से सूचना मांग सकता है। तीसरी बात करते हैं, राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है। हमने राज्यपाल की शक्तियां जब पढ़ी थी उसमें विधायी शक्तियों में हमने पढ़ा था विधानसभा का सत्र राज्यपाल सत्राहुत करता है, सत्रावसान करता है और विधानसभा को भंग कर सकता है। लेकिन विधानसभा को स्थगित करने का अधिकार राज्यपाल के पास में नहीं होता है। विधानसभा को स्थगित कौन कर सकता है? तो विधानसभा को विधानसभा का अध्यक्ष स्थगित कर सकता है। इसके बाद अगर मैं आगे बात करूं दोस्तों तो आर्टिकल 164, ये प्रश्न मैंने आपसे पूछा भी था त्रिशंकु विधानसभा के बारे में। मैंने इंस्टाग्राम पर भी क्वेश्चन क्विज जो डाला था उसमें ये क्वेश्चन पूछा था कि अगर त्रिशंकु विधानसभा हो, पिछले वीडियो के कमेंट पिन सेक्शन में भी मैंने ये वीडियो डाला, ये क्वेश्चन डाला था कि त्रिशंकु विधानसभा की कंडीशन में राज्यपाल क्या करेगा। तो उस कंडीशन में भी राज्यपाल स्वविवेकीय शक्ति का प्रयोग करता है। कौन से आर्टिकल के तहत? 164 के। अब आप कहोगे सर त्रिशंकु विधानसभा क्या होती है?
त्रिशंकु विधानसभा का मतलब है, मान लो 3 दल है और उनमें से किसी के पास में भी विशेष बहुमत नहीं है या किसी के पास में भी बहुमत नहीं मिलता है और बराबर सीटें प्राप्त हो जाए, उस कंडीशन में राज्यपाल किसी को भी आमंत्रित कर सकता है मुख्यमंत्री बनने के लिए, अपनी सरकार बनाने के लिए। तो इस संबंध में किसके पास पावर होती है, तो त्रिशंकु विधानसभा की कंडीशन में राज्यपाल के पास शक्ति होती है कि वो मुख्यमंत्री इसे नियुक्त करता है। ये बात ध्यान रखना। उसके बाद आर्टिकल 371 के तहत कुछ राज्यों में विशेष प्रावधान किए गए हैं। ये हमने जब इंडियन पॉलिटी पढ़ी थी तब हमने इनका अच्छे से अध्ययन किया था कि जनजातीय क्षेत्रों के संबंध में जो पूर्वी राज्य है उनमें से कई राज्यों को विशेष अधिकार दिए गए हैं। तो वो राज्य के अधिकार जो है वो किसके अधिकार है, वो राज्यपाल के अधिकार है। तो 371 के तहत उन राज्यों के लिए विशेष उपबंध या उन राज्यों के राज्यपालों को विशेष अधिकार दिए जाते हैं। इसके बाद आर्टिकल 175 के तहत राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्ति है कि राज्यपाल किसी लंबित विधेयक के संबंध में सूचना भेजने का अधिकार या उस लंबित विधेयक पर चर्चा करने के लिए विधानमंडल के समक्ष रखवा सकता है। तो ये कौन सा आर्टिकल है, 175। इसकी ट्रिक भी देखी थी कि 75 में पी से शुरू हो रहा है, तो पी से पेंडिंग, यानी पेंडिंग जो विधेयक होते हैं उन विधेयकों को विधानमंडल के समक्ष रखवा सकता है। और ये हमने ये भी पढ़ा था कि ये राज्यपाल का अधिकार है, शक्ति नहीं है। ये ध्यान रखना, ये राज्यपाल का क्या है, अधिकार है, शक्ति नहीं है। प्रश्न पूछा जा सकता है 175 के तहत राज्यपाल विधान मंडल के समक्ष किसी लंबित विधेयक को रखा जा सकता है, राज्यपाल का ये अधिकार कौन से आर्टिकल में आता है। तो ध्यान रखना, अधिकार अगर पूछे तो 175 में है, लेकिन अगर पूछे कि लंबित विधेयक को रखवाने की शक्ति राज्यपाल के पास में होती है तो ये कथन गलत है और किसी आर्टिकल में नहीं है, क्योंकि ये शक्ति नहीं है, अधिकार है। प्रश्न इसी प्रकार से गलत करवाए जाते हैं। अब 175 अपन ने पढ़ लिया और ये सारे के सारे जो अनुच्छेद है ये सब किस में आते हैं, संवैधानिक स्वविवेकीय शक्तियों का। आप हर एक को नोट डाउन कर सकते हैं, अच्छे से नोट्स बना सकते हैं और उसका अध्ययन भी कर सकते हैं। जब अगले वीडियो में हम प्रश्नोत्तरी लेके आएंगे तो आपको अच्छे से इस चीज का आइडिया लग जाएगा कि अपना जो मैटर यहाँ पर पढ़ रहे हैं ये सफिशियंट है या नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट ये टॉपिक, ये जो वीडियो क्लासेज है ये 2nd ग्रेड जो एग्जाम जुलाई के अंदर आ रही है उनके लिए तो रामबाण साबित होने वाली है, क्योंकि रिवीजन के लिए बहुत कम समय है और इसमें ये जो शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं ये आपको एक दिन में 1 घंटे में आपको पूरे राज्यपाल का रिवीजन करवा सकते हैं। आप एक बार इनको सुन लो और ये जो लिखा हुआ है इसको आप लास्ट में स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं या फिर आप नोट साथ साथ में भी बना सकते हैं। ये जो लिखा हुआ है बोर्ड पे इसके साथ में जो मैं जो बोल रहा हूँ उस चीजों को आप रिवाइज कर सकते हैं। बोलने वाली चीजें आपके माइंड में अपने आप आएगी जब आप इनको वापस पढ़ोगे, तो आपके रिवीजन के लिए बेस्ट है। इसके बाद अगर मैं बात करूं परिस्थिति जन्य स्वविवेकीय शक्तियां, तो परिस्थिति जन्य स्वविवेकीय शक्तियां क्या है। परिस्थिति जन्य स्वविवेकीय शक्तियां ये होती है कि कुछ कंडीशन ऐसी बन जाए जिसमें राज्यपाल अपने विवेक से निर्णय लेगा और वहां पर वो किसी बाध्यता का सामना नहीं करता है। और ये कौन सी कंडीशन है उसकी बात करें तो अगर विधानसभा में मान लो स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, किसी भी पार्टी को विधानसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, उस कंडीशन में राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्त कर सकता है अपने स्वविवेक से और उसको बहुमत सिद्ध करने के लिए कहा जा सकता है। यानी कि राज्यपाल स्वविवेक से मुख्यमंत्री चुनेगा और उसको कहेगा कि भाई इतना टाइम है और आप अपने बहुमत को सिद्ध कर दीजिए। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी, नायक मूवी, अनिल कपूर वाली, जिसमें उसको एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया जाता है। तो वो कौन से प्रावधानों के तहत होता है, वो यही प्रावधान है जिसके तहत अब उसको क्या करना पड़ेगा, किसी व्यक्ति को अगर डायरेक्ट मुख्यमंत्री बना दिया जाए और वो विधानसभा या विधान परिषद किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो उसको 6 महीने के अंदर किसी ना किसी सदन की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी। तो यही पावर होता है उसमें। अब उसके बाद अगर मैं बात करूं दूसरी, तो मुख्यमंत्री की मृत्यु हो जाए और उसका कोई भी उत्तराधिकारी नहीं मिलता है, उस कंडीशन में भी राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति अपने स्वविवेक से कर सकता है और उसे भी बहुमत सिद्ध करने के लिए कहा जा सकता है। उसके बाद मंत्री परिषद को भंग करने के लिए राज्यपाल के पास में पावर होती है। अब मंत्री परिषद को किस किस आधार पर भंग किया जाता है उसकी बात करें। अगर मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है और
उस अविश्वास प्रस्ताव के पास हो जाने के बाद में अगर मंत्री परिषद के वो मंत्री त्याग पत्र ना दे, उस कंडीशन में राज्यपाल उनको बर्खास्त कर सकता है। यानी कि अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद में अगर वो इस्तीफा देने से मना कर दे कि हम तो नहीं दे रहे इस्तीफा, जा कर ले जो करना, तो राज्यपाल कहेगा सीधी छुट्टी है भाई, तुम्हारा बर्खास्त किया जाता है, सस्पेंड किया जाता है। तो वहां पर राज्यपाल उनको बर्खास्त कर सकता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, तो अगर मान लो विधानसभा में उस दल का बहुमत नहीं रहा, अब वो पावर नहीं है उस आदमी के पास, मान लो कोई मुख्यमंत्री है और विधानसभा में अब उसका बहुमत नहीं रहा, उस कंडीशन में भी राज्यपाल क्या कर सकता है, मुख्यमंत्री को अधिवेशन बुलाकर बहुमत सिद्ध करने के लिए कह सकता है। और अगर मुख्यमंत्री ऐसा नहीं करता है, मुख्यमंत्री ऐसा करने से मना कर देता है, उस कंडीशन में राज्यपाल पूरी मंत्री परिषद को बर्खास्त कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है। उसके बाद में अगर मान लो मुख्यमंत्री किसी भ्रष्टाचार या गंभीर आरोपों में लिप्त पाया जाता है, उस कंडीशन में भी राज्यपाल उसको त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है। और अगर त्यागपत्र ना दे, उस कंडीशन में राज्यपाल पूरी मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकता है। तो ये सारी की सारी जो पावर थी वो राज्यपाल की स्वविवेकी शक्तियां थी। इससे पहले हमने न्यायिक शक्तियां पढ़ी, उससे पहले हमने वित्तीय शक्तियां पढ़ी, और कल के वीडियो में हमने विधायी शक्तियां और कार्यपालिका शक्तियां भी पढ़ ली। तो ये राज्यपाल टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके अलावा एक इसमें स्पेशल जो अपडेट है वो भी आप लिख लीजिए साथ में। 5 नवंबर 2024 को 5 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया। उसमें यह कहा गया कि अगर मान लो कोई मंत्री है जिस पर कोई व्यक्तिगत मुकदमा दर्ज होता है और उस मुकदमे के बाद में मंत्री परिषद उस पर कार्रवाई करने के लिए मना कर देती है या परमिशन नहीं देती है, उस कंडीशन में पहले ये होता था कि अगर मंत्री परिषद मना कर दे, अनुमति नहीं दे, तो उस पर कार्रवाई नहीं होती थी पद पर रहते हुए। लेकिन अब इसमें संशोधन किया और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि अब यहाँ पर राज्यपाल के पास में पावर है कि अगर मंत्री परिषद अनुमति नहीं दे तो राज्यपाल इसकी अनुमति दे सकती है मुकदमा चलाने की। यानी कि मंत्री के खिलाफ प्राथमिक रूप से अगर मामला बनता है तथा मुकदमे हेतु मंत्री परिषद ने अनुमति देने से मना कर दिया है, उस कंडीशन में राज्यपाल मुकदमा चलाने की अनुमति दे सकता है। ये सारी बातें हम आज यहाँ पर कंप्लीट तौर से पढ़ चुके हैं और राज्यपाल से संबंधित मोटे मोटे जो फैक्ट थे वो सारे कंप्लीट हो गए। इसके अलावा इस प्रकार के जो प्रश्न बनते हैं, सबसे पहला राज्यपाल कौन सा है, प्रथम महिला राज्यपाल कौन सी थी, पद पर रहते हुए मृत्यु वाले लिखे हुए, ध्यान रखना 4 राज्यपाल ऐसे थे जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ है, आपको उसमें से बताना है। पहले मुस्लिम राज्यपाल कौन से थे वो भी प्रश्न है। तो इस प्रकार के प्रश्न जब हम प्रश्नोत्तरी लेके आएंगे उसके अंदर उनकी चर्चा अपन कर लेंगे। तो राज्यपाल टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है। प्रश्नोत्तरी कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप आराम से कोई से भी एग्जाम के क्वेश्चन पेपर उठाकर अपने विवेक से आंसर देने का प्रयास करें। आपके अधिकतर क्वेश्चन जो है वो आपको इसमें से मिल जाएंगे। अब आप बोलने के लिए कह सकते हैं कि बड़े से बड़े कोचिंग के जो मैटर होता है उसमें भी पूरी चीजें नहीं मिलती, तो पूरी चीजें बुक में भी उतनी ही है, पढ़ाने वाला भी उतना ही पढ़ाएगा। लेकिन फर्क क्या है कि जो चीजें विवेक से सही की जा सकती है वो कोचिंग वाला आपको विवेक नहीं दे सकता। कोचिंग वाला सिर्फ और सिर्फ आपको मैटर दे सकता है, विवेक आपको अंदर से बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने पढ़ाते टाइम में आपको क्लियर करवा दिया ये चीजें जो ज्यादातर नहीं करवाई जाती है क्लासों के अंदर, कि गलत कहाँ पे होता है प्रश्न और किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि यहाँ पर विधानमंडल लिख के अगर प्रश्न पूछ लिया तो गलत हो जाएगा। अब हर एक कोचिंग वाला उसमें विधानमंडल लिखवा कर आपको नहीं दे सकता, ये आपको लिखवा के दे दिया कि विधानसभा करवाता है या विधानसभा में रखवाता है धन विधेयक। अब उसके बाद में अगर गलत होता है तो वो कोचिंग के ऊपर नहीं, ज्यादातर आपको अपने विवेक से उत्तर देना है। जैसे राज्यपाल की विवेक की शक्तियां हैं उसी प्रकार आप भी अपने विवेक का प्रयोग करें। आपको ज्यादातर क्वेश्चन इसमें से मिलते हैं और थोड़े बहुत जो क्वेश्चन होते हैं जो नहीं मिलते वो इनडायरेक्टली होते इसी में से हैं, लेकिन उसमें से जो लाइनें हैं उसको घुमाकर पूछ लिया जाता है, विधानमंडल की जगह विधानसभा लिख दिया और प्रश्न गलत करवा दिया। उस कंडीशन में आपको सिर्फ और सिर्फ यही एक तरीका है कि आपको गलत होने से बचाया जा सके, और वो तरीका है आप आर्टिकल को साथ में याद रखें। अगर आप 2-3 बार वीडियो को अच्छे से सुन लोगे ना तो आपको सारे आर्टिकल लगभग लगभग याद हो जाएंगे। आप फिर उस पेन और कॉपी लो और आंखें बंद करके आर्टिकल लिखना शुरू करो, 153 से शुरू करो, आपको अपने आप पता चलेगा लगभग आर्टिकल आपको याद हो चुके हैं। आज के लिए इतना ही, आपका दिन शुभ हो और भगवान
आपको जल्दी ही आने वाली जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके अंदर सफल करे, यही कामना करता हूँ। धन्यवाद।